नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो भारत की जनसंख्या की गणना जो हुई थी 2011 में, उससे संबंधित कई बार प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कुछ प्रश्न हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की अभी स्थिति क्या है, यानी साक्षरता कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश में और जो भी महिलाओं की स्थिति क्या है, लिंगानुपात क्या है, इससे संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम इसके जितने फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना तभी होती है जब भारत की जनगणना होती है, यानी जनगणना तो एक ही है, जो भारत की जनगणना हो रही है उसी में ये भी की जाती है। बस क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश का जो डाटा है, उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, हम उसको लेके पूरा पढ़ेंगे। जितने फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो हमसे छूटे ना। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, यानी ऐतिहासिक पक्ष। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं इसमें कि इसका पुराना वैदिक काल से देखते हैं, प्राचीन और मध्यकाल के समय में इसकी जनसंख्या का इतिहास, तो माना जाता है कि प्राचीन काल में जो एक तो कृषि आधारित थी ये जनसंख्या, यानी जितने भी लोग थे वो कृषि आधारित ही थे। ठीक है। और इसके बाद अनुमान है कि वैदिक काल का जो समय हमारा था, जो हमने वैदिक काल पढ़ा था, उस समय जो यहाँ पर जनसंख्या थी वह बहुत कम थी, यानी 20 से 30 लाख तक ही जनसंख्या उस समय पर थी। वैदिक काल का जो समय हमारा माना जाता है वह 1500 से 500 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। यह हमने इतिहास में पढ़ रखा है। तो ये जो जनसंख्या है उस समय बहुत कम थी, यानी 20 से 30 लाख लोग ही थे। फिर मुगल काल जब आता है, यानी मध्यकाल जब आता है, 1526, यही तो मुगल काल का समय था, से 1857 तक, यदि इस काल की हम बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि होती है। लेकिन युद्ध है, अकाल है, महामारी है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो वृद्धि जो है बहुत धीमी गति से मानी जाती है। यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कभी युद्ध में, कभी अकाल में, कभी ऐसे बहुत से कारण होते हैं और हमारी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती रहती है, यानी वृद्धि को हम बहुत कम मानते हैं। नगर भी प्रचलित हो गए थे इनके टाइम। हड़प्पा में हमने पढ़ा था कि नगर व्यवस्था हो गई थी, सारी चीज़ें थी। मुगल काल में ग्रामीण और नगर केंद्र जो है मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित थे, यानी इनके समय में जितना कुछ हुआ है वह सब कृषि मुख्य कहीं न कहीं से रोल निभा रही थी। फिर आते हैं ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में क्या होता है, जो पहली जनगणना होती है वह 1871 में होती है। ये हमने 57 तक देख लिया। पहली जनगणना 1871 में होती है और 1881 से 1941 तक प्रत्येक दशक में जनगणना उस समय होती है, आज़ादी से पहले की बात है। इसके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो भारत में जनगणना का जो व्यवस्थित रिकॉर्ड है वह ब्रिटिश काल से ही रखा गया है। इनके समय में कोई रिकॉर्ड ऐसे नहीं मिलते हैं। एक अनुमानित बात कही जाती है, तथ्यों पर कही जाती है, कई बार जो उस समय के पुस्तकें लिखी हैं उनसे संबंधित बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश जो पहले उत्तर प्रांत था, इसमें भी जनगणना ब्रिटिश शासन द्वारा कराई गई थी और ब्रिटिश सरकार ने 1871 को पहली औपचारिक जनगणना का आयोजन किया, जिसे 1871 का डाटा यानी जनगणना कही गई। उस समय की बात है। तब जो जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की वह लगभग 1.2 करोड़ थी, जब ये 1871 का डाटा आया था। इसके बाद क्या होता है, हर दशक में जनगणना होती रहती है। तो पहले, सबसे पहले कितनी जनसंख्या में हमें मिलती है, अनुमानित 1.2 करोड़ उत्तर प्रांत की, जो उत्तर प्रदेश अब है। अब क्या है, उत्तर प्रदेश। ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश काल की जनसंख्या की। फिर 1881, 1891, 1901, 11, 21, 31, 41, यानी हर दशक में फिर गणना होती रहती है। 1941 तक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 3.3 करोड़। पहले कितनी थी, 1.2 करोड़, फिर कितनी हो गई, 3.3 करोड़ हो जाती है ये जनसंख्या। तो ब्रिटिश काल में डेटा मुख्यतः कर, भूमि
कृषि और प्रशासन के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब ये लोग जो डेटा जुटाते थे वो क्यों जुटाते थे कि इनको कैसे कर वसूल करना है, भूमि का वितरण कैसे होगा, प्रशासन कैसे किया जाएगा, इस उद्देश्य से ये लोग जनगणना करते थे, बाकी इनका कोई उद्देश्य और नहीं था। फिर क्या होता है भाई, 1947 में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो क्या होता है, भारत की जो पहली जनगणना होती है वह 1951 में होती है, जो पहली जनगणना होती है। 51 में जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की होती है वह कितनी होती है, 5.35 करोड़ के आसपास यह जनसंख्या होती है आज़ादी के समय। इसके बाद क्या होता है भाई, हर दशक में जनसंख्या होती रहती है, जनगणना होती रहती है। जैसे 61 में 6.92 करोड़, फिर 71 में 8.35 करोड़, 81 में 10.33 करोड़, 91 में 13.42 करोड़, 2001 में 16.33 करोड़, 2011 में कितनी, 19.98 करोड़, यानी कितने हो गए टोटल, लगभग 20 करोड़। ये तो हुआ 19.98 करोड़, ये जनसंख्या हमारी रहती है। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। आपने एक चीज देखा होगा, ये वाला जो आप देखते जा रहे हैं तो इसमें वृद्धि हमेशा तेजी से दिख रही है, यानी 6.92 करोड़, फिर 8.35 करोड़ तुरंत हो जाती है 10 ही साल में, फिर 10.33 करोड़ फिर 10 साल में हो जाती है, यानी यह बहुत तेज गति से जनसंख्या बढ़ती है। फिर ये, अब कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 20 करोड़ के आसपास। भारत की कुल जनसंख्या का यह कितना प्रतिशत है, लगभग 16% यह आंकड़ा अपने में लिए हुए है, यानी विश्व की भारत की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा जो है वह उत्तर प्रदेश का है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुधार, इन सब के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि जो है औसत से अधिक रही है। अब हम देखते हैं डाटा वाली बात, यानी जो डाटा हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना था, 912/1000। इसका मतलब ये होता है कि 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष होते हैं। बाल लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष के लिए 902 1000, यानी 902 बच्चियों पर 1000 लड़के हैं। ये इतना लिंगानुपात तब होता है। अब राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है, राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात कितना है, 940, उससे तो 912 कम है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से यह कम है। अब बाल लिंगानुपात में कमी क्यों आती है, क्या ऐसे कारण रहे जो इनमें कमी आने लगी, तो देखिए, कन्या भ्रूण हत्या और सामाजिक संतुलन, ये दोनों चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा व्यापक थी। यानी अब से कुछ समय पहले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी कि लड़का ही होना चाहिए, कई बार लड़के की वजह से बच्चियों का भ्रूण हत्या करा दी जाती थी, ये समस्याएं आती थी। तो इससे क्या होता था, देखो, महिलाओं की स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, और स्थिति पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि ये धीरे धीरे संख्या कम होती रही। लिंगानुपात कितना हुआ, अब हमें जो याद करने वाली चीज़ है वो 912 है, फिर 902 है शिशु लिंगानुपात, और औसत कितना है, 940। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व पर। जनसंख्या घनत्व कितना है, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह आपका जनसंख्या घनत्व है। औसत जो है उससे दुगुना है, औसत कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि औसत ये है 382 भारत का जो है, तो या तो इसके दुगुना हो जाता है, ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व है दुगुना। अब क्या है, जनसंख्या अधिक, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या हो जाएगा, यदि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तो इसका मतलब है संसाधन पर दबाव बढ़ेगा, आवास पर दबाव बढ़ेगा, जल, ट्रैफिक, यानी इस सब समस्याओं को कहीं ना कहीं से झेलना पड़ेगा लोगों को, यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को। इसके बाद तीसरा जो वर्ग हमारा आता है जरूरी, वो है आयु संरचना। आयु संरचना कैसे है, 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 30% हैं, और 15 से 59 वर्ष के जो हैं ये 62% हैं। इन्हीं को हम कार्यकारी जनसंख्या इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 60% से ऊपर जो आते हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो 8% हैं,
ये हो गया। अब इससे क्या प्रभाव होता है, जैसे जब युवा ज़्यादा हो गए, 62% युवा हो गए, तो 62% युवा को रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। इनको चाहिए रोजगार और शिक्षा, यानी संसाधनों पर फिर से दबाव बनने वाला है। यह समस्या यहाँ आती है। आपको आंकड़े जरूर याद रखने हैं, पीसीएस जो है आंकड़ों से बहुत प्रेम करता है। इसके बाद और देखते हैं शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये हम बात कर रहे हैं 2011 के हिसाब से। और हम इसमें क्या देख रहे हैं, तब हमारी जनसंख्या 20 करोड़ थी और हम 16% थे पूरे भारत में छाए हुए। ग्रामीण कितने हैं, तो ग्रामीण हैं हमारे भाई 77.73% और 22.27% जो हैं शहरी हैं। तो ग्रामीण ज़्यादा हैं, यानी ये कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहने वाले हैं। मुख्य जो बड़े शहर हैं उस समय की जनसंख्या के हिसाब, जनगणना के हिसाब से, तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये मुख्य शहर हैं। अभी अगली जो होगी जनगणना, उसमें चीज़ें थोड़ा बदली मिलेंगी। तो जब शहरी क्षेत्र की आबादी बढ़ रही है, 22% आबादी कम तो नहीं है, तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब समस्याएं उत्पन्न होंगी। और स्वास्थ्य की समस्या जो है बढ़ती जनसंख्या के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अब स्थिति ये हो रही है, अगली जो जनगणना आएगी आपकी, उसमें देखना कि शहरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। शहरीकरण ज़्यादा हुआ है, तो जब शहरीकरण ज़्यादा हुआ है तो यानी लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो रोजगार और आवास की समस्या फिर बढ़ने वाली है। अगली है हमारा साक्षरता। साक्षरता कुल कितनी है, 67.68%, यह कुल है। अब इसमें पुरुष की यदि हम देखते हैं, तो पुरुष की जब देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 बढ़ा देंगे, इसमें हम 10 बढ़ा देंगे, मतलब तो हमारी हो जाएगी 77%। और महिला की जब देखेंगे तो हम 10 घटा देंगे, महिला कितनी है, 57.18%। तो महिलाओं की साक्षरता जो है पुरुषों से कम है तुलना में। और शिक्षा का स्तर जो है सूरत जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए, भाई देखो यह आवश्यक है कि महिलाएं भी साक्षर हों। अगली जो जनगणना की डाटा आएगा वो उम्मीद है बहुत बेहतर होगा इस मामले में। फिर जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं, यह भी आवश्यक चरण है। 2001 से 11 के बीच यह पूछा गया था एक बार, 2001 से 11 के बीच कितना हुआ, 20.09%, 20.09%। और 1991 से 2001 के बीच कितना हुआ, 22.66%, 22.66%। तो यह उस समय बढ़ जाता है। तो यानी उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर जो है वह राष्ट्रीय वृद्धि दर से, यह पॉइंट जरूर ध्यान रखना, राष्ट्रीय वृद्धि दर से 17.64% अधिक है। इसके बाद आती है धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना मतलब कितने हिंदू हैं कितने मुस्लिम हैं धर्म के हिसाब से। तो हिंदू कितने हैं, 79.7%, मुस्लिम कितने हैं, 19.3%, अन्य जो हैं वो 1% हैं, जिसमें हमारे सिख, ईसाई और जितनी भी जातियां हैं वो सब आती हैं। तो ये आंकड़ा इसलिए निकालना जरूरी हुआ कि हमें यह पता चले कि सामाजिक जो है कैसी संतुलन बना हुआ है, संरचना कैसी है, उस हिसाब से नीतियों का निर्धारण किया जा सके। फिर अब दिक्कत क्या आती है, जैसे कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है तो जनसंख्या में बेरोजगारी बढ़ेगी। भाई खेती में भी तो रोज रोजगार नहीं रखा है, आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ाया गया होगा। इसके बाद अगली चीज आती है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होते हैं, यानी उसमें समय लगने वाला है। भूमि पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि कृषि और आवासीय क्षेत्र जो हैं वह सीमित हैं। भाई खेती ज़मीन जो है सीमित है प्रदेश की, और ज़मीन पर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ये इस पर दबाव बढ़ने वाला है। शहरों में प्रदूषण बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा और विकास जो है वह थोड़ा थोड़ा रुकेगा। अब हम देखते हैं इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने पहल कौन कौन सी की है। जैसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना, जागरूकता अभियान यानी छोटा परिवार सुखी परिवार स्लोगन है, परिवार नियोजन उपाय यानी गर्भ निरोधक स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। राज्य स्तर पर भी परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये समझो, यूपी में जो है जनसंख्या यह चिंता का विषय है और रोजगार वगैरह पर बहुत ज़्यादा यह बोझ है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए
कि प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या इनका संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो थे वो सारे हैं। इसके अलावा अपनी निबंध सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम पूरा निबंध आपको समझाते हैं। जीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि अपना उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं होना चाहिए। मेंस के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए मेंस की तैयारी भी साथ में आवश्यक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी क्लास हैं या वीडियो हैं आपको बराबर मिलते रहें। यह क्लास यहीं ख़त्म होती है और क्लास के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।